नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर की क्लास में। और ध्यान रहे दोस्तों, हम पिछली क्लास में एमएस वर्ड टॉपिक हमारा जो चल रहा था उसी को कंटिन्यूस आगे बढ़ा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एमएस वर्ड की जो हमारी इंसर्ट टैब चल रही थी दोस्तों, और इंसर्ट टैब में ग्रुप चल रहा था इलस्ट्रेशन। ध्यान रहे, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था इलस्ट्रेशन के अंतर्गत हमने देखा था कि हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और हम शायद चार्ट पर थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो चर्चा की थी चार्ट के बारे में कि आगे हम चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के आपने चार्ट इंसर्ट किए होंगे या चार्ट बनाए भी होंगे, ग्राफ जिनको आप बोलते हो। और उन ग्राफों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आप ग्राफ इंसर्ट करते हो। काफ़ी बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा एक चार्ट का टाइप है और कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा चार्ट आपके किस काम में आता है। इस तरीके से भी जनरली काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा नाम कुछ आपको पता होने चाहिए जो कि एक चार्ट से रिलेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की हम इस क्लास में। तो जल्दी से जुड़ें, शेयर करें अपने साथियों के साथ में। देखिए, चार्ट की यदि हम बात करें तो चार्ट सभी ने देखे भी होंगे, लेकिन उनके नाम नहीं पता होते हमें जनरली। जैसे एक क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा एक चार्ट लगातार चल रहा होता है, शेयर मार्केट का आपने चार्ट देखा होगा, मैथ में भी आपने जब डाटा इंटरप्रेशन का टॉपिक कभी पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपने चार्ट देखे होंगे, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, ऐसे कॉलम चार्ट, अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आपको कुछ नाम दिए गए हैं। देखिए, एक है कॉलम चार्ट, एक है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक, और भी कई सारे होते हैं, सरफेस है, रडार है, कॉम्बो यानी मिक्स भी होते हैं, दो या दो से अधिक चार्टों को मिला भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये स्क्रीन में यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक साथ कई प्रकार के चार्ट दिख रहे होंगे। जैसे जो गोलाकार है ये तो है आपका पाई चार्ट, और जिसमें ये इस तरीके से सरफेस बने हुए हैं ये है आपका एरिया चार्ट भी है। और यदि आप इन लाइनों को देखेंगे तो ये एक लाइन चार्ट का भी टाइप है, यानी एक तरह का मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो मिक्स चार्ट है, कॉम्बो चार्ट जैसे आप बोलते हो। और ऊपर यदि आप देखेंगे इस प्रकार के चार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे तो ये आपके दोस्तों कॉलम चार्ट है। कौन से? कॉलम। तो अलग अलग टाइप के चार्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। अब जैसे पूछ लिया जाए जनरली, और पूछता भी है, काफ़ी एग्जामों में पूछा भी गया है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लें। काफ़ी एग्जामों में जैसे कि कॉलम चार्ट का पूछ लिया जाता है कि कॉलम चार्ट का हम यूज कहाँ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी दो एम्प्लॉई है और उन दो एम्प्लॉय की किसी भी कंपनी में काम करते हैं और एक साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है कि जो एम्प्लॉय थे उन्होंने उस कंपनी में, हो सकता है वो एक मार्केटर हैं, तो कितने प्रोडक्ट सेल किए, किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, किस मंथ में किसकी सेल ज़्यादा हुई थी, किसकी कम हुई थी। तो ऐसे किन्हीं भी दो लोगों की यदि कोई परफॉर्मेंस है एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, ध्यान रहे समय सीमा जैसे हमने बाउंड कर दी है एक साल के लिए, तो उस निश्चित टाइम पीरियड के अंतर्गत उन दोनों की परफॉर्मेंस को यदि हमें कंपेयर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर कॉलम चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। दो हैं, तीन है, अधिक, कोई भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो उनकी यदि हमें परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? कॉलम चार्ट का। लेकिन ध्यान रहे ये एक टाइम पीरियड के अंतर्गत, लिमिटेड फिक्स टाइम है कि इस टाइम के अंतर्गत इनकी परफॉर्मेंस में क्या रहा, किसकी परफॉर्मेंस बेटर थी, किसकी गुड थी, किसकी बैड थी। इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है जैसे हमारे सामने लाइन, क्या है दोस्तों दूसरा हमारे पास? लाइन चार्ट। यदि हम लाइन चार्ट की बात करें तो लाइन चार्ट जो आपने क्रिकेट के मैच के दौरान देखा होगा कि एक टीम का स्कोर बन जाता है विकेट टू विकेट, उसमें डॉट डॉट बने हुए आते हैं कि यहाँ पर पहला विकेट गिरा इतने के स्कोर पर, इतने स्कोर पर दूसरा गिरा, और फिर दूसरी कंपनी उसी को फॉलोअप करती है। या शेयर मार्केट में लगातार ऊपर नीचे भाव गिरते रहते हैं। तो वहाँ पर जो चार्ट हमें दिखाई देता है दोस्तों वो आपका हो गए लाइन चार्ट है। कौन सा है? लाइन चार्ट। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि लगातार यदि टाइम के साथ लगातार वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग लगातार कंटिन्यूसली किसी भी वैल्यू में चेंजेस यदि आ रहे हैं तो वहाँ पर हम कौन से प्रकार का चार्ट यूज करते हैं दोस्तों? लाइन चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे इसमें हम एक टाइम बाउंडेशन था, उसके अंदर ही टाइम पीरियड के अंदर ही हम कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। इसमें हम तुलना नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? लगातार टाइम पीरियड के साथ साथ जो वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं उनको हम ग्राफ के माध्यम से शो कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा लाइन चार्ट। इस तरीके से देखिए लाइन जो जाती है, यदि मैं बात करूं क्रिकेट के मैच में, यदि आपने देखा होगा
जैसे ये हमारे एक्स होते हैं, एक्सिस एक्स और वाई, और आपने देखा होगा स्कोर कुछ इस तरीके से बढ़ता है, फिर कभी घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, और फिर कंटिन्यूसली इस तरीके से चलता रहता है। और फिर दूसरी टीम आती है, दूसरी टीम भी इसको जैसे अच्छा स्कोर चल रहा है उसका, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। ये तो मान लीजिए ए टीम के लिए हो गया। अब ये बी टीम मान लीजिए वो स्लो खेल रही है पहले, तो फिर विकेट डाउन, फिर स्लो, तो ऐसे पीछे दिखाएगा। और मान लीजिए एकदम से कोई ऐसा आ जाता है जो एकदम स्कोर को हाइक कर देता है, तो ऐसे भी बढ़ जाएगा, और फिर लगातार इस तरीके से। और यदि टीम हार रही है तो नीचे भी आएगा और ये ऊपर निकल जाएगा। तो लगातार यानी कि टाइम पीरियड के साथ साथ होने वाले परिवर्तन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन चार्ट का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके की जो लाइनें हमें दिखाई देती है, जैसे इसमें भी देखिए यहाँ पर ये लाइनें दिखाई दे रही होंगी आपको, इसमें भी दिखाई दे रही होंगी, तो इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। और जबकि ये सीधे सीधे जो बॉक्स बने हुए हैं इस तरीके के, ये हैं दोस्तों कॉलम चार्ट के। किसके हैं? कॉलम चार्ट के हैं। तो टाइम पीरियड के तुलना करने के लिए कॉलम हो गया, और लगातार चेंजेस को दर्शाने के लिए लाइन चार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पाई चार्ट। तो पाई चार्ट तो आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरीके का ये पूरा एक गोलाकार होता है, यानी कि मैं कहता हूं 100% वैल्यू के लिए। सीधा सा जवाब है इसका। यदि आपके पास 100% वैल्यू है और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग पार्टों में, उसी को आपको दर्शाना है अलग अलग भागों में, तो आप किसका यूज करते हो? पाई चार्ट का उपयोग करते हो। जैसे इसी को अलग अलग आपको भागों में यदि बांटना होगा तो आप क्या करोगे? इस तरीके से। हो सकता है ज़्यादा और भागों में बांटना है तो आप इसका ऐसे बांट दोगे। बोलते हैं ये मान लो 30% हो गया, ये 20 हो गया, ये 10% हो गया, और ये 40% हो गया 100%। यानी 100% वैल्यू को हमने अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने का यदि उपयोग किया है, और उसके लिए जो ग्राफ होता है तो वो कौन सा होता है दोस्तों? हमारा पाई चार्ट होता है। तो देखो, पहला हुआ कंपेयर करने के लिए, दूसरा हुआ टाइम पीरियड के साथ वैल्यू को चेंजेस को दर्शाने के लिए, तीसरा हुआ हमारे पास 100% वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, देखिए बार चार्ट। तो हम कह सकते हैं कॉलम चार्ट का जो बेटर रूप है वो है बार चार्ट। जैसे अब कॉलम चार्ट में तो हम जो कॉलम्स हैं, लेवल्स हैं, इनको जो डाटा सीरीज आप दिखा रहे हो, इनको हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, अंतर यही है। और बार चार्ट जो होता है, बार चार्ट को हम दिखाते हैं दोस्तों कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। देखिए इस तरीके से, ये आपका एक्स और ये वाई। अब इन्हीं डाटा सीरीज को आप यदि इस एक्सिस पर दिखाते हो तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बार, बार चार्ट हो गया दोस्तों। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। और यदि खड़े हुए पर एक्स एक्सिस पर जैसे ये बने हुए हैं, तो ये आपका कौन सा है? कॉलम। तो दोनों का यूज यही है, इसको भी कंपेयर के लिए, इसको भी कंपेयर करने के लिए। दो या दो से अधिक लोगों की जो वैल्यू है या सेल है या तुलना करनी है, तो हम या तो कॉलम चार्ट या बार चार्ट का उपयोग करते हैं। यदि वैल्यूज को हमें एक्स एक्सिस पर दिखाना है तो कॉलम चार्ट पे करेंगे, यदि वाई एक्सिस पर दिखाना है तो बार चार्ट पर आप इसका उपयोग करोगे। तो इस तरीके से इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा कंपेयर करने के लिए यूज में लिया जाता है। एरिया, एरिया आपको नाम से पता चल रहा है, एक एरिया। जैसे ज्योग्राफी में, जनरली ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो वहाँ पर इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी प्रकार के चार्ट। वो कैसे मिलते हैं दोस्तों? देखिए ये रहा, जैसे यहाँ पर ये चार्ट है आपका, और इस चार्ट को आप अलग अलग भागों में बांट देते हो, इस वाले हिस्से को जो मैंने बनाया, तो ये कहेंगे ये एरिया चार्ट है। अब बोलते हैं कि मान लीजिए ये आपका जलवायु वाला, जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, उसका एरिया अलग दिखा दिया। फिर कहते हैं यहाँ पर ये मान लो रेतीला है, तो उसको फिर हम अलग हिस्सों में बांट देते हैं, ये हमारा एक अलग हिस्सा हो जाएगा। बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? इस तरीके के यदि चार्ट आपने देखे होंगे तो आप कहोगे। और यह दूसरा नेक्स्ट जो आता है उसको किसी और हिस्से में बांट दिया कि ये मान लो पहाड़ी एरिया है। तो इस तरीके के चार्ट जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको किसके होते हैं? एरिया चार्ट होते हैं दोस्तों। उनको किस नाम से जाना जाता है? एरिया चार्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये किसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। ये लगातार देखो
चेंजेस को भी दिखाते हैं कि बढ़ रहा है क्षेत्र या कम हो रहा है, कितना है। तो एक क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट करने के में वैल्यू के अकॉर्डिंग या मौसम के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार से उसको बांट रहे हैं, किसी फिक्स क्षेत्र को बांट रहे हैं, फिक्स एरिया को यदि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एरिया चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चंस आपको यदि यहाँ से देखने को मिलेंगे तो वो मिलेंगे कि यहाँ पर जो ये लाइनें हैं इनको क्या बोलते हैं, नीचे ये जो नाम है इनको क्या बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक जो चार्ट है इसमें हम कितने प्रकार के जो पार्ट्स हैं उनका हम उपयोग करते हैं या उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार इनको भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे पार्ट्स भी बताऊंगा यहाँ पर। ये देखिए, ये रहे आपके पार्ट्स। और यदि इनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें बात करूँ डाटा लेवल्स की, तो ये जो वैल्यू है कि ये वैल्यू यहाँ पर कितने तक आई है, जैसे ये यहाँ तक है तो ये है वैल्यू 43। कितनी है? 43 वैल्यू। तो ये कहलाती है दोस्तों डाटा लेवल। क्या कहलाती है? ये डाटा लेवल। तो जो वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, किस लेवल तक गई है, वो आपका क्या कहलाया? डाटा लेवल कहलाया। और जिसके द्वारा हम ये दर्शा रहे हैं इस वैल्यू को यहाँ तक, तो ये पूरा जो बॉक्स है आपका इस तरीके का, ये आपका कहलाता है दोस्तों डाटा सीरीज। क्या कहलाता है? ये डाटा सीरीज। ध्यान दें, ये वैल्यू तो क्या कहला रही है? डाटा लेवल। और ये जो डाटा लेवल जिस कलर से दर्शाया गया है वो क्या कहलाई है? पूरी बॉक्स डाटा सीरीज के नाम से जानी जाती है दोस्तों। दूसरा देखें, डाटा सीरीज के अलावा ये हमारे एक्सेस होते हैं। इधर आपको वाई एक्सेस का टाइटल मिलेगा, इधर आपको एक्स एक्सेस का टाइटल मिलेगा। जो भी चेंजेस होंगे वो वैल्यू कैटेगरीज यहाँ पर डाली जाएंगी। ऊपर ही ऊपर आपको सबसे ऊपर जो दिखाई देगा वो आपको चार्ट का टाइटल दिखाई देगा। सबसे टॉप पर जो होगा वो चार्ट का टाइटल होगा। और इसके पीछे जो ये लाइनें होती हैं हल्की पतली सी, जिन पर ये चार्ट ड्रॉ किया जाता है, इस प्रकार की ये जो लाइनें हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इन लाइनों को बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन्स। ध्यान रहे, तो जिस लाइनों की सहायता से हम चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो बैकग्राउंड में हमें लाइनें दिखाई देती हैं उन लाइनों को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। दूसरा कि इन डाटा लेवल्स को, डाटा सीरीज को दिखाने के लिए किस कलर का उपयोग लिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको दिखाया है सीरीज 1 में हमने यूज किया है ब्लू कलर, सीरीज 2 में हमने लिया है ये ग्रे कलर है, और सॉरी ग्रे है, और सीरीज 3 के लिए है, और ये येलो कलर है आपका कैटेगरी 2 के लिए। तो हमने ये जो वैल्यू दिखाई है कलर के लिए नाम दर्शाए हैं, इनको बोला जाता है लीजेंड। जो नीचे आपको क्या बोलते हैं? कलर शो करवा रहे हैं, इनको किस नाम से जाना जाएगा? लीजेंड्स के नाम से। तो यहाँ पर हम कहेंगे सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3, जिसमें डिनोट किया है कि सीरीज 1 के लिए ब्लू कलर है, सीरीज 2 के लिए येलो कलर है, और सीरीज 3 के लिए ये ग्रे कलर है। तो ये तीनों के तीनों जो नाम है यहाँ पर, इनको बोला जाएगा लीजेंड। क्या बोलेंगे दोस्तों? लीजेंड बोलेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए अलग अलग चार्टों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। एक नाम था आपका डाटा लेवल्स, तो आपको बता दिया डाटा लेवल्स ये वैल्यू होती है जहाँ तक ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, किस लेवल तक। दूसरा है लीजेंड, तो नीचे जो कलर डिनोट कर रहे हैं ये होते हैं लीजेंड्स। तीसरा है डाटा सीरीज, तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं जिनसे हम कंपेयर करते हैं, तुलना की, वो कहलाती है आपकी डाटा सीरीज। एक होता है चार्ट का टाइटल जो ऊपर ही ऊपर है, एक है एक्सेस टाइटल यानी एक्स एक्सेस का और वाई एक्सेस, सॉरी ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस का टाइटल। यहाँ पर जो भी नाम होगा इन वैल्यूज में परिवर्तन का, तो जो भी हम वैल्यू लेंगे एक्स एक्सेस की वहाँ एक्स पर टाइटल देंगे, वाई पर लेंगे उसमें वाई का टाइटल देंगे। और उसके बाद जिस पर ये ड्रॉ की जा रही हैं, तो बैकग्राउंड में जो लाइनें हमें दिखाई देती हैं वो कहलाती हैं आपकी ग्रिड लाइन। क्या कहलाती हैं? ग्रिड लाइन। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी चार्ट में ये पार्ट एक और ऐड कर लें इसी के साथ, ग्रिड लाइन्स भी आप कर लें, इसी के साथ एक पूछ लेगा तो ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं? जिस पर चार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। और पूरे यदि इस पेज की बात करें तो ये कहलाता है चार्ट एरिया। जिस पर पूरा चार्ट ड्रॉ किया गया है वो पूरा क्या है? चार्ट का एरिया। तो आपसे सिंपल भी पूछ सकता है चार्ट एरिया। तो ये भी पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक चार्ट का पार्ट है और कौन सा नहीं है। या फिर कह सकते हैं लीजेंड किसे कहते हैं, डाटा लेवल्स किसे कहते हैं, या डाटा सीरीज किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोबारा से देख लें, डाटा लेवल तो वो वैल्यू है जिस पर हमारी वैल्यू इम्प्रूव हो रही है या इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, जिस पर हमने चार्ट को ड्रॉ किया है। तो प्रत्येक डाटा सीरीज की वैल्यू, प्रत्येक, ये तो है डाटा सीरीज, और उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है
वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या कहलाती है, डाटा लेवल कहलाती है। कि सर डाटा सीरीज क्या है, डाटा सीरीज है किसी भी कैटेगरी में होने वाला इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कितना हुआ वो शो करवा रहा है। ये कलर, ये बॉक्स आपका डाटा सीरीज है, ये बॉक्स डाटा सीरीज, ये डाटा सीरीज। तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कंप्लीट इलस्ट्रेशन ग्रुप। ध्यान रहे, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले पिक्चर इंसर्ट की, 5 आइटम हमने इंसर्ट किए हैं। फिर दोबारा से देख लें, इलस्ट्रेशन ग्रुप इंसर्ट टैब का हिस्सा था जिसमें हमने पिक्चर, नंबर 2 पर स्मार्ट आर्ट जिनको ऑनलाइन इमेज भी बोला, सॉरी क्लिप आर्ट जिनको ऑनलाइन इमेज भी बोला, एक स्मार्ट आर्ट जो ग्राफिक्स रूप में टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में किया गया था, एक हमने शेप विभिन्न प्रकार की डिज़ाइनें जिसमें हमने इंसर्ट की, और लास्ट हमारा चार्ट। यानी 5 प्रकार के आइटम हमने इलस्ट्रेशन की सहायता से हमारे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लिंक ग्रुप। क्या नाम है, लिंक ग्रुप। और लिंक ग्रुप की यदि हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार की लिंक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता ही बनता है। जितना इलस्ट्रेशन से नहीं बनता है जितना यहाँ से बनता है, बार बार रिपीट होता है। तो ध्यान रहे, ये हमारा लिंक ग्रुप है। और इस लिंक ग्रुप की यदि हम बात करें दोस्तों, 3 प्रकार की लिंक हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। एक है हाइपर लिंक, एक है बुकमार्क और एक है क्रॉस रेफरेंस। कितने प्रकार की लिंक हैं, 3 प्रकार की। अच्छे से ध्यान रख लें, लिंक ग्रुप हमारे इंसर्ट टैब का हिस्सा है और लिंक में हम 3 प्रकार की लिंक इंसर्ट करते हैं। नंबर 1 है बुकमार्क, नंबर 2 है आपका, सॉरी नंबर 1 हाइपर लिंक, नंबर 2 बुकमार्क और नंबर 3 क्रॉस रेफरेंस। तीनों को ध्यान में रखना, और तीनों में से ये 2 तो बार बार रिपीट हुई है दोस्तों। हाइपर लिंक और बुकमार्क तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी न किसी का आता ही आता है। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने जितनी भी एग्जामें करवाई हैं, चाहे आप वीडियो की उठा के देखोगे तो बुकमार्क की शॉर्ट की देखिए, चाहे आप आरपीएससी के द्वारा एएसओ करवाई जाती है उसमें हाइपर लिंक की शॉर्ट की भी पूछ ली जाती है। तो ऐसे सीधे सीधे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं। तो एक बार देखें, सबसे पहले हाइपर लिंक को देखते हैं। हाइपर लिंक होता क्या है, सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है हाइपर लिंक की, एक तो शॉर्ट की पूछी जाती है। तो शॉर्ट की आप देख लें, Ctrl+K। क्या है दोस्तों, Ctrl+K इसकी शॉर्ट की होती है। कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो वाइट। शॉर्ट की है दोस्तों Ctrl+K। काम क्या आती है, शॉर्ट की तो ठीक है सर, काम क्या आती है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक आती है किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स या फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल या लिंक, या मैं कहूँ ले लो इमेज, किसी को भी हम डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट के साथ, ध्यान रहे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसके टेक्स्ट के साथ लिंक करने के लिए, टेक्स्ट के साथ लिंक करने के लिए। अब लिंक कैसे करेंगे, आप देखें, जो भी मान लीजिए एक कोई शब्द है, ये शब्द है मेरा हाइपर लिंक, और इस हाइपर लिंक शब्द पर ही मुझे कोई आपकी फ़ोटो है, कोई दूसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल है, पीडीएफ फाइल है, या कोई वेबसाइट की लिंक है, वो लिंक मुझे इस शब्द पर जोड़नी है। कि जैसे ही मैं इस शब्द पर क्लिक करूं, तुरंत के तुरंत वो जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है या कोई वेबसाइट अटैच की है वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम इस हाइपर लिंक का उपयोग करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करो जिसको आप अटैच करना चाहते हो, या टाइप करो, ऑप्शन एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा उसके साथ, और ओके कर दो, अटैच हो गया। पहचान कैसे करोगे कि वो अटैच हो गया, तो उसकी पहचान के लिए दोस्तों इसमें खास फीचर है कि जैसे ही आप हाइपर लिंक इंसर्ट करते हो तो उस शब्द का, यानी उस टेक्स्ट का जिस पर आपने लिंक इंसर्ट किया है, उसका कलर नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला, और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। ये उसकी पहचान है। ध्यान दे लेना, जिस भी टेक्स्ट पर हाइपर लिंक इंसर्ट की जाती है उसका कलर नीला हो जाएगा, साथ ही साथ उसके नीचे हाइपर लिंक मतलब अंडरलाइन आ जाएगी। क्या जाएगी, अंडरलाइन। और जब आप उस पर कर्सर को लेकर के जाओगे, दूसरी पहचान और देख लीजिए, जैसे ही जिस शब्द पर आपने हाइपर लिंक इंसर्ट की है उस पर आप कर्सर को लेके जाओगे तो जो कर्सर है आपका, यानी माउस का जो पॉइंटर है वो हाथ के जैसा हो जाएगा, इस तरीके का। तो ध्यान रहे, हाथ के जैसा सिंबल, कैसा, हाथ के जैसा सिंबल हो जाएगा कर्सर का। तो जो पॉइंटर था वो किसके जैसा हो जाएगा, आपके हाथ के जैसा हो जाएगा दोस्तों। कर्सर आपके हाथ के जैसा दिखाई देगा आपको। दूसरा, यदि आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किया है या कोई फाइल या कोई लिंक अटैच की है तो उसको यदि ओपन करना है तो ओपन करने के लिए जो शॉर्ट की यूज की जाती है दोस्तों, वो ध्यान रखना,
कंट्रोल प्लस क्लिक, यानी आप डायरेक्ट क्लिक नहीं कर सकते। कैसे क्लिक करोगे? कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर वो डॉक्यूमेंट्स या वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो आपने लिंक की थी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सबसे पहले हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्ट की उपयोग में ली जाती है? तो ध्यान रहे कंट्रोल प्लस के। क्या कर रहे हैं हम? किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को, किसी दूसरी फाइल को या किसी वेबसाइट की लिंक को, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट है, कोई वर्ड है, उसके साथ में लिंक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसको। जैसे ही हम उस शब्द को या उस फाइल को जोड़ देंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत, उसका कलर ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? नीला। और उसके नीचे क्या आ जाएगी दोस्तों? अंडरलाइन आ जाएगी। अब उस पर जब हम हमारा कर्सर या माउस का जो पॉइंटर है उसे लेकर के जाएंगे तो उसका सिंबल हाथ के जैसा हो जाएगा। लास्ट चीज, जब उस लिंक को ओपन करना है, हमें खोलना है वापस से, तो डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है। डायरेक्ट क्लिक करने से नहीं खुलेगा एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आपको किसके साथ क्लिक करना है? कंट्रोल के साथ में क्लिक करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है हाइपर लिंक के बारे में कि सर हमने ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर लिखा आता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, क्लिक हेयर। तो उस क्लिक हेयर शब्द पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तुरंत आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। तो मतलब उस क्लिक हेयर शब्द पर आपका वो फॉर्म क्या किया हुआ था? लिंक किया हुआ था। या आप जब भी गूगल सर्च करते हो तो गूगल सर्च पर एक साथ बहुत बड़ी वेबसाइट्स की लिंक आती है और सब पर आपने देखा होगा उनका जो टाइटल होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीचे अंडरलाइन होती है, और किसी भी एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो वहाँ पर भी जो यूज की गई है वो हाइपर लिंक यूज की गई है दोस्तों। यानी प्रत्येक वेबसाइट में एक दूसरे जो पेज होते हैं, वेब पेज होते हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनमें डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के लिए हाइपर लिंक का ही उपयोग किया जाता है। यानी हर वेबसाइट में हाइपर लिंक यूज होती ही होती है, बिना हाइपर लिंक के डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हो सकते। तो ये बात थी हाइपर लिंक की। दूसरी लिंक देखते हैं दोस्तों, हमारे पास दूसरी कौन सी है? बुकमार्क। बुकमार्क की कहानी समझिए पहले। बुकमार्क होता है दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए किताब आप पढ़ते हो, तो किताब पढ़ते समय जैसे आपको बंद करनी होती है तो आप या तो किसी लोकेशन पर आपका पेन रख देते हो या किताब के पन्ने का कॉर्नर मोड़ देते हो, पूरा पेज मोड़ देते हो, यानी कोई ना कोई उसमें निशानी छोड़ते हो, कोई पहचान छोड़ते हो कि अब मुझे आगे इस लोकेशन से पढ़ाई करनी है। या फिर आपने डायरी लिखी होगी तो डायरी में एक रिबन आती है, उस रिबन को वहाँ पे लगा देते हैं और फिर उससे आगे हम लिखना चालू करते हैं। तो वो जो रिबन लगा रहे हो या जो आप पेन रख रहे हो या कुछ फोल्ड कर रहे हो पन्ना, वो आपका हार्ड कॉपी के लिए क्या है? बुकमार्क है दोस्तों। अब सॉफ्ट कॉपी में हम ना तो पन्ना मोड़ सकते हैं ना हम पेन रख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया कंप्यूटर की फाइल। अब उसमें हमें लोकेशन ध्यान रखनी है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम कहेंगे एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट लोकेशन यदि हमें सेट करनी है, क्या सेट करनी है? लोकेशन सेट करनी है। किसी पेज पर, किसी पैराग्राफ पर, किसी लाइन पर या किसी शब्द पर, कहीं पर भी हो सकती है। तो अलग अलग लोकेशन सेट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? बुकमार्क का इस्तेमाल किया। सिंपल शब्दों में वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट लोकेशन सेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बुकमार्क का यूज करेंगे। अब लोकेशन सेट करें और उनको फिर एक दूसरे से जोड़ेंगे तो भी हाइपर लिंक यूज होगी। यानी बुकमार्क डायरेक्ट अकेला काम नहीं कर रहा है, एक तरह से हाइपर लिंक के साथ काम करेगा ये भी, लेकिन अंतर है डायरेक्ट हाइपर लिंक यूज कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे एक डॉक्यूमेंट्स में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर रहे हैं, जबकि बुकमार्क में हम उसी डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग लोकेशन सेट कर रहे हैं। यहाँ कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा है, एक ही डॉक्यूमेंट्स और उसके अंदर ही हम अलग अलग लोकेशन निर्धारित कर रहे हैं, तो वो तो हुआ बुकमार्क। और एक डॉक्यूमेंट्स में हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स या कोई दूसरी फाइल या दूसरी वेबसाइट यदि हम लिंक कर रहे हैं तो होता है हाइपर लिंक। इसके लिए भी शॉर्ट की पूछी जाती है और अभी वीडियो में पूछी गई है, और शॉर्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ये डायरेक्ट पूछी गई है वीडियो 2021 में, वीडियो 2021 अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुई थी उसके अंतर्गत ये पूछी गई है दोस्तों। बुकमार्क के लिए शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, डायरेक्ट याद रखना है। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग लोकेशन के लिए बुकमार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अगली क्रॉस रेफरेंस। क्या है? क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस की यदि हम बात करें तो दोस्तों देखिए,
काफ़ी बार आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, मुझे पता है, एक तैयारी करने वाला पता नहीं कितनी कितनी रेफरेंस बुकें पढ़ देता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हम मान लीजिए पढ़ते पढ़ते पहुँच जाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लें 9 या 10th चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? 10वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और 10वें चैप्टर में कोई टेक्स्ट ऐसा आता है जो रिलेट करता है 2nd चैप्टर से। तो यहाँ पर एक लाइन, इसके अंतर्गत एक लाइन लिखी मिल जाती है कि इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए चैप्टर 2 पढ़ें। क्या पढ़ें? चैप्टर 2 पढ़ें। आता है काफ़ी बार, या आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ी होंगी तो वहाँ पर भी आता है कि इस क्वेश्चन के विस्तृत संदर्भ के लिए आप पिछला क्वेश्चन पढ़ें। इस टाइप की आपको लाइनें लिखी मिलती हैं। तो वो जो लाइनें आप लिख रहे हो दोस्तों, वो ही क्या कहलाती हैं? क्रॉस रेफरेंस। क्या कहलाती हैं? क्रॉस रेफरेंस। मतलब कि 10वें चैप्टर में किसका रेफरेंस दिया है? 2 नंबर चैप्टर का रेफरेंस दिया है, तो वो कहलाया क्रॉस रेफरेंस। वापस जाइए 2 नंबर में, पढ़ 10वां रहे हैं, अधिक जानकारी चाहिए तो आपको वापस कौन से चैप्टर में जाना है? दूसरे नंबर के चैप्टर में जाना है। तो यही तो हुआ क्रॉस। बैक जाइए, चेक कीजिए कि आपने ये पहले पढ़ा है, दूसरे में ही है इसकी अधिक जानकारी, तो वो हुआ आपका क्रॉस रेफरेंस दोस्तों। तो ऐसे ही यदि सॉफ्ट कॉपी में मान लीजिए आपने वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की, या आपकी पूरी की पूरी किताब फोटोकॉपी की, उसमें पूरी की पूरी छाप दी, टाइप्ड है आपके पास, सॉफ्ट कॉपी है। अब उसमें आप मान लीजिए पढ़ रहे थे पेज नंबर 60, एक लोकेशन तो ये थी आपकी। अब इस पेज नंबर 60 पर आपका कोई एक शब्द आ जाता है जिसमें लिखाता है कि इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी के लिए पेज नंबर 15 पढ़ें। कौन सा पढ़ना है आपको? पेज नंबर 15। तो देखो 2 लोकेशन हुई मेरे पास, एक तो थी पेज नंबर 60, एक हुई 15। तो इन लोकेशनों को सेट करने के लिए तो मैंने यूज किया किसका? बुकमार्क का। मैंने 2 लोकेशन निर्धारित की, और मुझे पता है लोकेशन निर्धारित करने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका? बुकमार्क का यूज कर रहे हैं। तो एक तो मेरा बुकमार्क हो गया ये, दूसरा हो गया ये, 2 बुकमार्क, यानी 2 लोकेशन सेट कर दी। अब मैंने इस लोकेशन पर लिंक किया इस लोकेशन कि जब मैं यहाँ पढ़ रहा था और जैसे ही इस लोकेशन की बात हुई, मैंने तुरंत वहाँ से कंट्रोल प्लस क्लिक किया। यहाँ पर क्या यूज करूँगा मैं? कंट्रोल प्लस क्लिक का इस्तेमाल करूँगा, और तुरंत मेरा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा? इस लोकेशन पर पहुँच जाएगा। तो इन दोनों को मैंने लिंक कर दिया। ध्यान रहे, अलग अलग लोकेशनों को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो वो किसके माध्यम से पॉसिबल हुआ? क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से पॉसिबल हुआ दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा आएगा कि इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए पेज नंबर 15 को पढ़ें, तो मैं तुरंत वहाँ पर क्लिक कर दूंगा और तुरंत मेरा कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा? पेज नंबर 15 पर पहुँच जाएगा, और मैं वो जानकारी जो पढ़ना चाह रहा था अधिक, वो यहाँ मुझे मिल जाएगी। तो ये हुआ 2 अलग अलग लोकेशनों को एक दूसरे के साथ लिंक करना किसकी वजह से पॉसिबल है? क्रॉस रेफरेंस की वजह से पॉसिबल है दोस्तों। शायद समझ में आ गया होगा। अब दोबारा से देख लें एक बार। हमने 3 प्रकार की लिंक पढ़ी है दोस्तों। एक है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में ध्यान रहे, एक डॉक्यूमेंट से हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को, एक डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स को, किसी दूसरी फाइल को, या किसी दूसरी लिंक, वेबसाइट की लिंक को अटैच कर रहे थे। जबकि बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस में एक ही डॉक्यूमेंट्स में हम अलग अलग लोकेशन निर्धारित कर रहे हैं, फिर उन अलग अलग लोकेशनों को एक दूसरे के साथ में लिंक कर रहे हैं। वो किसकी वजह से है? बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस की वजह से पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 3 प्रकार की लिंक है, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हाइपर लिंक के लिए शॉर्ट की बहुत ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस के, इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, और इसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है, ये सीधा फंक्शन है जोड़ने के लिए। तो इस तरीके से इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये पूरा का पूरा ग्रुप जिसमें मात्र 3 फंक्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ, और अगला ग्रुप है हमारा हेडर एंड फुटर। बहुत ही सिंपल सा और एक सिंपल से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो देखिए, हेडर यानी ऊपर, फुटर यानी नीचे। हेडर यानी ऊपर, फुटर यानी नीचे। तो 2 ऑप्शन हो गए, एक तो हो गया आपका हेडर, एक हो गया आपका फुटर। हेडर का मतलब हो गया हमारा पेज का टॉप मार्जिन का एरिया। कौन सा? टॉप मार्जिन। फुटर का मतलब हो गया बॉटम मार्जिन। सीधा सा क्वेश्चन ये लो, ये आ जाता है। यदि आप पेज के टॉप मार्जिन पर भी डबल क्लिक करते हो, कौन सी? डबल क्लिक करते हो तो भी हेडर का एरिया खुलेगा। नीचे वाले एरिया में भी आप डबल क्लिक करते हो डायरेक्ट, तो भी आपका फुटर वाला एरिया खुल जाएगा।
यानी या तो सीधे टॉप मार्जिन पर क्लिक करें या सीधे बॉटम मार्जिन पर करें। अदरवाइज टॉप मार्जिन पर डबल क्लिक कर दें, यानी पेज के ऊपर वाले हिस्से पर डायरेक्ट डबल क्लिक कर दें तो हेडर वाला एरिया खुल जाएगा, नीचे वाले एरिया पर डबल क्लिक कर देंगे तो फुटर वाला एरिया ओपन हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन चीज़ है कि आप कोई भी टेक्स्ट, दोनों के लिए बता रहा हूँ, कोई भी आप टेक्स्ट एंट्री कर सकते हो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो आप डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन एरिया फिक्स रहेगा। पेज के ऊपर वाला मार्जिन, पेज के नीचे वाला मार्जिन, वो फिक्स एरिया है, उसको आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन निश्चित क्षेत्रीय होता है। इसके अलावा इस ग्रुप का एक और फंक्शन है जिसका नाम है पेज नंबर। तो पेज नंबर भी आप सभी जानते हैं दोस्तों, पेज नंबर आपने देखा भी होगा, डॉक्यूमेंट्स यानी पेज के ऊपर भी होता है, पेज के नीचे भी होता है, यानी हम हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हैं और फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं पेज नंबर को। हेडर वाले एरिया में भी हम कर सकते हैं, फुटर वाले में भी, किसको, पेज नंबर को। दूसरा एक ऑप्शन और होता है इसमें, करंट पोजीशन, ध्यान रहे, एक ऑप्शन और है जिसका नाम क्या मिलेगा आपको, करंट पोजीशन। और उस करंट पोजीशन का मतलब हो गया कि जहां कहीं भी आप आपके कर्सर को ले जा सकते हो वहीं पर आप पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, सिर्फ करंट पोजीशन। दो एरिया तो निश्चित हैं, हेडर और फुटर, यानी टॉप वाला और नीचे वाला, लेफ्ट राइट नहीं है। टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन निश्चित है, लेकिन लेफ्ट राइट यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन फिर इसने क्या दे दिया, करंट पोजीशन, यानी जहां भी आप कर्सर ले जाना चाहो वहां कर्सर ले जाओ और वहीं पर आप पेज नंबर इंसर्ट कर दो। उसके लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर के इस वाले बटन पर, ये देखिए पेज नंबर लिखा मिलेगा और नीचे एक छोटी सी एरो मिलेगी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। दो ऑप्शन मिलेंगे, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। तो मतलब टॉप का हो गया हेडर, बॉटम का मतलब हो गया फुटर, और एक क्या मिलेगा आपको, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब यही होता है कि जहां कहीं भी मैं कर्सर को ले जाना चाहूं और कर्सर को जहां क्लिक करूंगा वहीं से मैं पेज नंबर डालना शुरू कर सकता हूं। बाय डिफॉल्ट रूप से हेडर और फुटर सभी पेजों पर एक समान होते हैं, डिफॉल्ट रूप से सभी पेज पर एक समान होते हैं दोस्तों। हेडर भी और फुटर दोनों के दोनों, ध्यान रखना दोनों में बस क्षेत्र का अंतर है, एक ऊपर और एक नीचे, बाकी दोनों एक समान। यानी हम जो पहले पेज पर लिखेंगे वही उस डॉक्यूमेंट्स के सभी पेजों पर जाएगा, चाहे वो हेडर में लिखें चाहे फुटर में लिखें। तो हेडर और फुटर सभी पेजों में एक समान होता है दोस्तों, सभी पेज पर एक समान होता है। जबकि यदि हम बात करें पेज नंबर की, तो पेज नंबर तो पेज के नंबर के अकॉर्डिंग, यानी सिक्वेंसर, क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंस वाइज ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा। चाहे आप 1 2 3, ये ऐसे नहीं होगा कि सभी पर पेज 1 1 1 आ गया। यदि समझ लो सब पर 1 1 1 लिखा आ गया तो वो आपने पेज नंबर इंसर्ट नहीं किया था, वो आपने हेडर या फुटर इंसर्ट कर दिया। यदि एक समान है तो वो हेडर और फुटर है, और यदि सीक्वेंस वाइज है तो पेज नंबर है, ये ध्यान रख लेना है। तो ये तीन फंक्शन कौन से ग्रुप के हैं, हेडर एंड फुटर के हैं। दोबारा से देख लें, हेडर जो पेज के टॉप एरिया में आता है, इसमें हम कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट इंसर्ट करना है तो सीधा पेज के टॉप एरिया में जाके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। और डायरेक्ट फुटर डालना है तो सीधा पेज के नीचे वाले क्षेत्र में जाके नीचे वाले क्षेत्र में डबल क्लिक कर देना, आप कुछ भी आप फुटर में डाल सकते हो। और जो भी आप एक पेज पर डालोगे वही सभी पेजों पर एक समान आपको दिखाई देगा। पेज नंबर टॉप क्षेत्र में भी डाल सकते हैं, बॉटम में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा करंट पोजीशन वाले फंक्शन की सहायता से हर उस जगह पर डाल सकते हैं जहां हमारा कर्सर पहुंच सकता है, यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी हम इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे और बढ़ते हैं, हमारे पास आगे देखिए, इसके बाद आता है टेक्स्ट ग्रुप। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन है बहुत ही काम के और जो पूछे जाते हैं अक्सर। ये टेक्स्ट ग्रुप के फंक्शन है, ये पूरा का पूरा ऐसी आपको विंडो जो रिबन है उस पर दिखाई देगी, जिसमें देखिए पहला है टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं, लेकिन हम सभी को एक बार देखेंगे। सबसे पहले देखिए टेक्स्ट बॉक्स, नाम से ही पता चल गया कि आपके पास एक कोई भी बॉक्स है, इसमें आप जो कुछ भी लिखोगे तो ये कहलाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स। क्या कहलाता है, टेक्स्ट बॉक्स। अलग अलग डिजाइन से आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ रेडीमेड आपको बने हुए मिलेंगे, उनके अंदर आप, यानी बॉक्सों के अंदर हमें कुछ सेफ के अंतर्गत यदि हमें टेक्स्ट लिखना है, सेफ हो सकते हैं, बॉक्स हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, टेक्स्ट बॉक्स कहलाएगा। तो ये भी नाम से पता चल जाता है, कोई ज़्यादा रटने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है।
क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स होता है दोस्तों जो टेक्स्ट या पैराग्राफ, कोई भी आपका टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ जो आप बार बार आपको ज़रूरत पड़ती है, बार बार आपको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको क्या चाहिए कि यार मुझे बार बार एक ही चीज़ टाइप करनी होती है, तो इसको मैं कैसे बचा जाए, तो उसके लिए है कि उसको आप किस में इंसर्ट कर दो, क्विक पार्ट्स के नाम से सेव कर सकते हो। ये मान लीजिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, इसी लाइन को मुझे बार बार दोहराना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में जैसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है हमें, तो उसको बार बार टाइप करने से बचने से बेहतर है कि उसको हम एक एज ए क्विक पार्ट्स के नाम से सेव कर सकते हैं और उसको हम एक शॉर्ट की भी दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरे के पूरा हिस्सा क्विक पार्ट्स के नाम से सेव किया और उसको नाम दे दिया कुछ भी XYZ। अब मुझे जब दोबारा इस टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पूरा टाइप नहीं करके सीधा ये सेलेक्ट करूंगा कि मुझे पता है इस नाम से पहले से ही मैंने एक क्विक पार्ट के नाम से सेव किया हुआ है, तो तुरंत जैसे ही इस XYZ को सेलेक्ट करूंगा मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये टाइप कराया मुझे मिल जाएगा। तो ये एक फंक्शन इसके जैसा एक और है जिससे हम शॉर्ट की भी अलॉट करते हैं, वो होता है मैक्रोस, यानी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं उसको आप। तो रिकॉर्ड करना और एक सेलेक्टेड एरिया को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को, सेलेक्टेड पेज को एक क्विक पार्ट्स के रूप में सेव करना, तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं और एक फंक्शन आएगा जिससे उसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वो अलग है, मैक्रोस पढ़ेंगे आगे चल के। दो चीज़ें हैं ध्यान रखना, सेलेक्टेड क्षेत्र को हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर नाम से सेव कर लिया जैसे XYZ। अब आपको बार बार इसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस पर क्लिक करोगे, XYZ पर क्लिक करोगे और ये टाइप कराया आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए या सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेव करने के लिए क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वर्ड आर्ट। क्या है अगला हमारे पास में, वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट की यदि हम बात करें तो ये भी बहुत सिंपल, मैं कहूँगा आपको, डिजाइनर टेक्स्ट, रंग बिरंगा डिजाइनर टेक्स्ट एंट्री के लिए। यदि आपको डिजाइनदार टेक्स्ट चाहिए, रंग बिरंगा, तरह तरह के आप पंपलेट बैनर वगैरह बनाते हो तो उसमें अलग अलग प्रकार की डिजाइनें देते हो, तो वो जो डिजाइनर टेक्स्ट है वो किसकी वजह से अवेलेबल है, आपका वर्ड आर्ट की वजह से अवेलेबल है। तो कलरफुल टेक्स्ट, रंग बिरंगा टेक्स्ट डालना है तो वर्ड आर्ट का आप उपयोग करोगे, इतना सही है इसका दोस्तों। नेक्स्ट आता है ड्रॉप कैप। क्या है, ड्रॉप कैप, ये बहुत काम का है। आपने काफ़ी बार न्यूज़पेपरों में या आपकी किताबों में देखा होगा कि जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो एक बहुत बड़े लेटर से होती है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का C इतना बड़ा और ऊपर ये देखिए OMPUTER विनोद सर। तो आपने काफ़ी जगह न्यूज़पेपरों में भी और किताबों में भी ऐसे देखा होगा कि एक पहला कैरेक्टर होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों वो बहुत बड़ा है और बाकी के कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप। क्या कहलाता है दोस्तों, ड्रॉप कैप। ध्यान रहे बाय डिफॉल्ट रूप से ये कितनी लाइनें कवर कर रहा है, 3 लाइन। कितनी कवर की हैं इसने, 3 लाइनें कवर की हैं डिफॉल्ट, यानी ऑटोमेटिकली ये कितनी लाइनें कवर करता है, 3 लाइनें कवर करता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम ऐसे ये कितनी लाइनें कवर कर सकता है। जिस तरीके से देखो 1 2 3 लाइनें इसने कवर की हैं, तो ये है डिफॉल्ट 3 लाइन। तो ऐसे ही अधिकतम कितनी लाइनें कवर कर सकता है, तो मैक्सिमम दोस्तों ये हमारा कर सकता है 10 लाइन कवर। कितनी लाइनें कवर करेगा, 10 लाइन कवर करेगा टोटल। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रॉप कैप की सहायता से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिफॉल्ट कितनी लाइनें कवर कर रहा है, तो 3। अधिकतम कितनी कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 10 लाइनें अधिकतम ये कवर कर सकता है। दूसरा, कितने तरीके से डाला जा सकता है, तो 2 टाइप से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो होता है ड्रॉप, जो कि डिफॉल्ट है, यानी ऑटोमेटिकली ये जो डला हुआ है वो, ध्यान रहे, डिफॉल्ट ड्रॉप्ड है। दूसरा इसी का टाइप होता है इन मार्जिन। क्या है, इन मार्जिन। इन मार्जिन का मतलब हो गया कि ये जो शब्द है, अभी तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ, ये आपका एक पेज है और इस पेज में आपने कुछ लिखना चालू किया,
अब वो लिखने के लिए जैसे ही कंप्यूटर का सी शब्द था तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट मार्जिन छोड़ते हैं, ये टॉप मार्जिन, ये बॉटम राइट और ये बॉटम, ये हमने क्या किया, मार्जिन छोड़ा हुआ है। और अभी जो ड्रॉप्ड इफेक्ट है हमारा, ये तो दिखाई देता है डॉक्यूमेंट्स के एरिया में, जैसे यहाँ पर ध्यान दे लेना इस एरिया में, और तब दिखाई दिया कंप्यूटर बाय विनोद सर, इस तरीके से। तो इस तरीके से यदि आपको दिखाई दे रहा है तब तो इफेक्ट कौन सा है, ड्रॉप्ड। और यदि ये सी आपको यहाँ न दिखाई दे करके और कहाँ दिखाई दे, इस लेफ्ट मार्जिन वाले हिस्से में यदि आपको ये दिखाई दे, यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट मार्जिन का हिस्सा है और इस लेफ्ट मार्जिन में आपको दिखाई दे यहाँ पर, तो समझ जाना वो कौन सा इफेक्ट हो गया है, इन मार्जिन। कुल मिला के ये जो कैपिटल लेटर है, यदि ये कैपिटल लेटर आपको डॉक्यूमेंट्स एरिया में दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स एरिया में मार्जिन के अंतर्गत, तब तो समझ लो ड्रॉप इफेक्ट है, जो कि डिफॉल्ट रूप से होता है। और यदि ये लेफ्ट मार्जिन में आपको दिखाई दे, लेफ्ट मार्जिन में यदि आपको दिखाई दे तो समझ लेना ये ड्रॉप इफेक्ट कौन सा है, इन मार्जिन में है। किसमें, इन मार्जिन, मतलब कि इस वाले खाली जगह में आपको लेफ्ट पेज के लेफ्ट मार्जिन में ये दिखाई देगा, तब ये इफेक्ट है। डिफॉल्ट रूप से ये टेक्स्ट के अंदर ही दिखाई देता है, तो ये ड्रॉप इफेक्ट है। तो इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है और काफ़ी एग्जामों में रिपीट भी होता है, तो इसको तो आप इंपॉर्टेंट मान ही लें कि टेक्स्ट ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ड्रॉप कैप का है। उसके बाद फिर वर्ड आर्ट का भी एक पूछ लिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रॉप कैप, जो जनरली पूछा ही जाता है एग्जामों में। तो इसको भी एक बार ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसी में आता है हमारे पास में क्या है, सिग्नेचर लाइन। अगली क्या है, इसको नोट कर लें अच्छे से, सिग्नेचर लाइन। अगली क्या है, सिग्नेचर लाइन। तो सिग्नेचर लाइन को देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने काफ़ी बार आपके अधिकारियों के या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कुछ लेटर देखे होंगे, नोटपैड पे लिखे हुए होते हैं। उनके जनरली क्या होता है, जैसे साइन मिलते हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पर साइन किए और उस साइन के नीचे एक लाइन होती है, फिर लिखा होता है यहाँ पर जैसे कि विनोद सर, और पद लिखा होता है कंप्यूटर टीचर, और जहाँ भी संस्था है, मान लीजिए मैंने लिख दिया सेक्रेटरी जयपुर, इस तरीके से। यानी आपने अक्सर लेटर हेडों में या पत्राचार में देखा होगा कि सबसे ऊपर एक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर के नीचे एक लाइन होती है, उस लाइन के नीचे जो सिग्नेचर करने वाला है उसका नाम, उसका पद और उसकी लोकेशन, जो भी डिटेल्स होती हैं वो यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो इस समय पर जो ये लाइन है दोस्तों, सिग्नेचर के नीचे वाली, ये वाली जो लाइन है, और ये लाइन ही बोली जाती है सिग्नेचर लाइन। क्या बोली जाती है, सिग्नेचर लाइन। तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और वहाँ पर आपको इस प्रकार की यदि रिक्वायरमेंट हो तो आप कौन से फंक्शन का उपयोग करोगे, यहाँ से सिग्नेचर लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ से लाते ही आपको ये लाइन भी डली मिलेगी, नीचे आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा, नाम पद वगैरह, ये भी आप इंसर्ट कर पाओगे, तो वो यहाँ से पॉसिबल है। सिस्टम में यदि आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करने हैं तो सीधा आप यहाँ से करेंगे। ध्यान रहे, डेट एंड टाइम ये एमएस वर्ड के लिए है। एक्सेल होता तो यहाँ पर एक शॉर्ट की भी होती है, एक्सेल में आप पढ़ोगे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, सेमी कॉलन के साथ आप डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन वर्ड में यहाँ से नहीं कर सकते। हाँ, वर्ड में यदि आपको करना है डेट और टाइम इंसर्ट तो ध्यान रहे, एल्ट प्लस कंट्रोल, सॉरी, डेट एंड टाइम के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, किसके लिए, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, इसकी सहायता से आप डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। और यही यदि आपका एक्सेल होता, आगे आप पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में, तो ये होता है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन की सहायता से हम टाइम इंसर्ट करते हैं। तो इसे अलग अलग पूछे जाएंगे आपसे, तो अलग अलग जगह कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपके सामने ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट की हम बात करें दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल, किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करनी है।
वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट यदि हमें करनी है तो किस फीचर का उपयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का। ध्यान रहे इन अदर सॉफ्टवेयर्स में जैसे कि आपकी पीडीएफ फाइल होगी, आपकी एक्सेल फाइल होगी, या आपकी कोई बिटमैप इमेज होगी, या कोई पीएनजी इमेज होगी, किसी भी प्रकार की यदि कोई फाइल है, पावर पॉइंट हो गया, कुछ भी, तो वो फाइल डालने के लिए आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और फिर उस फाइल को सेलेक्ट करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, यहां से सिर्फ आपको वही सॉफ्टवेयर अवेलेबल दिखाई देंगे जो उस समय पर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हैं। पता चला आपके सिस्टम में आपने बिटमैप इमेज ही नहीं डाल रखी है, या आपके में पीडीएफ अवेलेबल ही नहीं है, तो पीडीएफ यदि अवेलेबल नहीं है तो हम पीडीएफ नहीं डाल पाएंगे। यानी सिर्फ उन सॉफ्टवेयरों की लिस्ट हमें दिखाई देती है जो हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उन्हीं की लिस्ट हमें दिखाई देती है। उनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करें और उसी की फाइल आप इंसर्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? ऑब्जेक्ट की सहायता से। यानी वर्ड में यदि एक्सेल लेके आना है कि वर्ड की फाइल है और उसके अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट्स में मुझे एक्सेल शीट डालनी है, तो आप इसकी सहायता से डालोगे। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कोई स्लाइड डालनी है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन डालनी है, तो भी आप इसकी सहायता से डालोगे। तो किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल यदि हमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये फीचर्स आपके काम के हो सकते हैं। देख सकते हैं एक बार दोबारा से, इस प्रकार का आपका टेक्स्ट का जो आइकन है, इसमें आपके टोटल जो ग्रुप हैं देखें, टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। तो पता चल गया होगा। हमने सबसे पहले तो देखा था टेक्स्ट बॉक्स को, यानी किसी भी शेप में, किसी भी आकार की डिज़ाइन में यदि हमें टेक्स्ट एंट्री करनी है तो टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हैं। क्विक पार्ट का मतलब हो गया किसी भी सेलेक्टेड एरिया को, सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड पैराग्राफ, सेलेक्टेड पेज को हमें बार बार रिपीट करना है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करके क्विक पार्ट्स में इंसर्ट कर सकते हैं और बार बार टाइप करने से बच सकते हैं। वर्ड आर्ट होता है हमारा रंग बिरंगा, या हम कह सकते हैं हमारा डिज़ाइनदार जो टेक्स्ट है उसके लिए वर्ड आर्ट उपयोग में लिया जाता है, कलरफुल डिज़ाइनदार के लिए। ड्रॉप कैप होता है फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए, और ड्रॉप कैप में हमने देखा था कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है डिफ़ॉल्ट रूप से 3 लाइनें कवर करता है, अधिकतम हमारी 10 लाइनें कवर करता है। दोस्तों ड्रॉप कैप 2 प्रकार से डाला जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो होता है ये हमारा ड्रॉप्ड के नाम से होता है, और दूसरा जो होता है इसका टाइप होता है इन मार्जिन। तो इन मार्जिन में जो कैपिटल लेटर है वो पेज के लेफ्ट मार्जिन में दिखाई देने लगता है। सिग्नेचर लाइन जो थी हमारी, ये थी सिग्नेचर के नीचे की लाइन, जिसमें हमें उस सिग्नेचर करने वाले का नाम भी अवेलेबल होता है, उसका पद पता होता है, उसके पता भी पता होता है, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं। डेट एंड टाइम समझ में आता है डायरेक्ट, डेट और टाइम, लेकिन शॉर्ट की ध्यान रहे, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर या अदर फाइल्स को हमें हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं।